नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं निखिल सिंह। शुरुआत करते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क्स, समाचार वेबसाइट्स और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम में कई बार प्रधानमंत्री आम लोगों के विचार और सुझाव को भी साझा करते हैं। इस दौरान बड़े राष्ट्रीय मुद्दों के साथ स्थानीय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर हो रही कोशिशों का भी जिक्र होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नेशनल हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद स्वर्गीय डी श्रीनिवास की मूर्ति का अनावरण और किसान महासम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में आज 19वें सांख्यिकी दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। सांख्यिकी दिवस 2025 का विषय है नेशनल सैंपल सर्वे के 75 वर्ष। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान द्वारा भारत पर आतंकी हमले का आरोप लगाने के आरोप को सिरे से खारिज किया। पाकिस्तानी सेना के एक बयान को नकारते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के इस बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें शनिवार को वजीरिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर इन दोनों सियासी पारा हाई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपातकाल के दौरान किए गए बदलावों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उपराष्ट्रपति ने 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की आत्मा से धोखा और भारतीय संहिता के साथ विश्वासघात करार दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सर्वधर्म समभाव के भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। आपातकाल के दौरान किए गए बदलाव पर बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी तत्कालीन सरकार के फैसले का बचाव किया। संविधान हत्या दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली विधानसभा द्वारा आपातकाल एक्ट 50 नाम से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस मानसिकता की वजह से देश में आपातकाल लगाया गया वो आज भी जिंदा है। कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी ने राज्य में लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने देर रात क्राइम सीन रिक्रिएट किया और पीड़िता का बयान दर्ज किया है। साउथ सबर्बन डिवीजन की डीसी विदिशा कलिता ने बताया है कि मामले की जांच तेजी से चल रही है। कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार मामले पर ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भाजपा नेता और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के संयोजक सत्यपाल सिंह ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। सत्यपाल सिंह ने कहा कि हम पीड़िता से, उसके परिवार से मिलना चाहते हैं। वहां के पुलिस अधिकारियों ने क्या किया, कॉलेज के प्रशासन किस तरह से इस पर काम किया, उसने इन सब बातों पर हम चर्चा करके जांच समिति एक रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सतरागाछी स्टेशन से वर्चुअल माध्यम के जरिए पुरुलिया से हावड़ा तक चलने वाली एक मेमू सेवा को हरी झंडी दिखाई।
अश्विनी वैष्णव ने 2014 के बाद रेलवे में हुए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बात की। मेमू सेवा पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग जैसे पुरुलिया और बांकुरा को पूर्वी वर्धमान और हुगली के माध्यम से कोलकाता से जोड़ेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना में डाक विभाग द्वारा आयोजित सुकन्या समृद्धि योजना पासबुक वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी निजी राशि से गुना संसदीय क्षेत्र की 886 बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए और पासबुक बच्चियों के परिजनों को वितरित किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मातृशक्ति के कारण ही मनुष्य का अस्तित्व है। उन्होंने कहा कि आज नारियों को सशक्त बनाने की जरूरत है ताकि वे अपना भविष्य खुद तय कर सकें। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हिमाचल प्रदेश के काजा में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत खेल प्रशिक्षण केंद्र, आइस हॉकी रिंग और अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र जैसी कई कल्याणकारी परियोजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बारगढ़ ओडिशा की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा केंद्र है और डबल इंजन की सरकार बारगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 और विकसित गोवा 2037 के विजन के तहत गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स गोवा सरकार के साथ काम करेगी और ग्रीन गोवा क्लीन गोवा मिशन को भी पूरा करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित भामा शाह पुरस्कार वितरण समारोह में विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे जैसे नारे को भी दोहराया। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 21,000 से ज्यादा सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से राज्य में कानून का राज है और पुलिस बल की संख्या लगातार बढ़ाई गई है। मंगोलिया के उलान बाटोर के पास 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र अभ्यास खान क्रेस्ट 2025 शनिवार को संपन्न हो गया। खान क्रेस्ट 2025 14 जून से शुरू हुआ था। इस अभ्यास में भारत समेत कुल 24 देशों के सैनिकों ने भाग लिया। कोलकाता में राइजिंग ईस्ट 2025 उद्यमी सम्मेलन में भारत के औद्योगिक भविष्य और लघु उद्योगों की भूमिका को लेकर व्यापक चर्चा हुई। राइजिंग ईस्ट 2025 उद्यमी सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की ऐतिहासिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों की आर्थिक नीतियों की आलोचना की। बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में विदेशी नागरिक सेल की छापेमारी के दौरान 18 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 5 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं, जो कई इलाकों में बिना किसी पहचान पत्र के गुप्त रूप से रह रहे थे। छापेमारी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 7 स्मार्टफोन जब्त किए गए, जिनमें प्रतिबंधित IMO ऐप इंस्टॉल पाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस ऐप का उपयोग से वे बांग्लादेश में अपने परिजनों से संपर्क बनाए रखने के लिए कर रहे थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना है कि विकसित भारत की छांव में विकसित दिल्ली भी आगे बढ़े, तरक्की करे। हर एक देशवासी पर प्रभु का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। दिल्ली में चैंपियन पहलवान और भाजपा नेत्री बबीता फोगाट फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों के साथ साइकिल भी चलाई। बबीता फोगाट ने सभी को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो न केवल शरीर बल्कि हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। ओडिशा का पुरी शहर ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्से भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबे हुए हैं। 27 जून से शुरू हुई यह यात्रा
8 जुलाई तक चलेगी। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने के एक दिन बाद शनिवार को भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथ अपने गंतव्य गुंडिचा मंदिर पहुंच गए हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी एक्सप्रेस 100 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और एक्सप्रेस 100 के सफर को आगे बढ़ाते हैं। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की सुगमता के लिए सुरक्षा बल बड़े स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। BSF के जवान RS पुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में सतर्कता के साथ तैनात हैं। अमरनाथ यात्रा पर रामबन के CMO ने बताया कि अमरनाथ यात्रा के तहत 17 जगहों पर कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें लॉजमेंट सेंटर और लंगर भी शामिल है। अमरनाथ यात्रा के दौरान मेडिकल कैंप भी लगेंगे और 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध होगी। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और उत्तर पूर्व भाग में भारी बारिश का अनुमान जताया है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर सोमवार को अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के जयपुर में बौछार और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट है। कई दिनों के इंतजार के बाद राजधानी दिल्ली में बीती शाम हल्की बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। दिल्ली से सटे नोएडा में भी जमकर बारिश हुई। ओडिशा के मयूरभंज में बीती रात तेज बारिश हुई। लगातार भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की समस्या पैदा हो गई। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बडकोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड में बादल फटने से निर्माणाधीन होटल साइट क्षतिग्रस्त होने के बाद यहां रह रहे 8 से 9 मजदूर लापता हो गए। बादल फटने से यमुनोत्री मार्ग भी प्रभावित हुआ है। उत्तरकाशी के DM प्रशांत आर्य ने बताया कि बचाव और तलाशी अभियान जारी है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आयोजित राज्यों में खनन मंत्रियों के सम्मेलन में खनिज एवं कोयला समृद्ध पूर्वोत्तर राज्यों के केंद्र सरकार से पूर्ण समर्थन मिलने की प्रतिबद्धता को फिर दोहराया है। केंद्रीय मंत्री ने खनन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, परियोजनाओं को मंजूरी देने में तेजी लाने और क्षेत्र में स्थायी खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करने तथा खनिज और कोयला क्षेत्र के विकास के माध्यम से समावेशी आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच समन्वय बढ़ाना महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने कहा कि सरकार 2047 तक विकसित भारत बनने की राह पर आगे बढ़ते हुए नीति निर्माण के लिए समग्र और गुणवत्तापूर्ण डेटा लगातार उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल परिवर्तन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह डिजिटल परिवर्तन डेटा ड्रिवन न्यू इंडिया की जरूरतों के अनुरूप आधिकारिक आंकड़ों को समय पर विश्वसनीय और सुलभ बनाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होने के कारण 88% मैन्युफैक्चरर्स देश में अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए पूंजीगत निवेश करने की योजना बना रहे हैं। भारत में शीर्ष 7 शहरों में 2025 की पहली तिमाही में कुल लीजिंग में
टेक सेक्टर का योगदान करीब 31% रहा। सॉफ्टवेयर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जोहो के सह संस्थापक श्रीधर बेम्बू ने कहा है कि विशाल भारत की प्रतिभाओं में राष्ट्रीय विकास के लिए छिपी हुई क्रिएटिव एनर्जी शामिल है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि मोदी सरकार ने बीते 11 वर्षों में देश के ऑयल और गैस सेक्टर में डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से बड़ा बदलाव किया है और इसमें फ्यूल स्टेशन से लेकर एलपीजी सिस्टम काफी स्मार्ट हो गए हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय में संयुक्त महानिदेशक मोइन आफाक ने कहा है कि सरकार नेक्स्ट जनरेशन एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की नींव रख रही है जो डिजिटल फर्स्ट लॉजिस्टिक्स इनबाउंड और एसएमएमई इंक्लूसिव हैं। बताया गया है कि 10 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यम सरकारी ई मार्केटप्लेस पोर्टल से जुड़ चुके हैं और वित्त वर्ष 2024-25 में जेम पर कुल लेन देन मूल्य लगभग 5.40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2026 के पहले 2 महीने के हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के अनुसार वैश्विक स्तर पर अस्थिरता के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर उत्पादन का सकल मूल्य 2011-12 के 1,908,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 2,949,000 करोड़ रुपए हो गया, जो कि लगभग 54.6% की कुल वृद्धि को दर्शाता है। भारत में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में मई महीने के दौरान 3.24 मिलियन का उछाल आया। शहरी टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर मई 2025 के अंत में 669.69 मिलियन हो गई। आरबीआई की जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की सूचीबद्ध निजी क्षेत्र में गैर वित्तीय कंपनियों ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान 7.2% की मजबूत वृद्धि की है। केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य भारत में जैव अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना के लिए अधिक कुशल, पारदर्शी और प्रदर्शन आधारित इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। ऊर्जा मंत्रालय ने शनिवार को इंडिया एनर्जी स्टैक नाम की एक खास पहल शुरू करने की घोषणा की। ये ऐसा डिजिटल ढांचा होगा जो बिजली क्षेत्र को एक साथ जोड़ेगा, सुरक्षित रखेगा और भविष्य के लिए तैयार करेगा। सरकार रूफटॉप सोलर, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी स्टोरेज और डिजिटल फॉल्ट डिटेक्शन जैसी पहल के जरिए एक सुरक्षित और स्मार्ट एनर्जी फ्यूचर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है, जो राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर मिलने की संभावना भी जगा रहा है। रतलाम में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं। भारत की निजी खपत में मजबूत वृद्धि देखी गई है। ये 2 दशकों में देश के सकल घरेलू उत्पाद में उच्चतम हिस्सेदारी तक पहुंच गई है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। एक्सप्रेस 100 में खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत में मजबूत घरेलू मांग, ग्रामीण उपभोग में सुधार, निरंतर निवेश गतिविधियां और शुद्ध निर्यात में सकारात्मक बदलाव ने अर्थव्यवस्था की मजबूती को बनाए रखा है। मई 2025 में भारत के कुल निर्यात में 2.8% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है। भारत ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक छलांग लगाई है। 2015 में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19% था, तो वहीं 2025 में बढ़कर 64.3% हो गई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे को लेकर इजरायल के अभियोजकों की आलोचना की और कहा कि यह हमास और ईरान दोनों के साथ बातचीत करने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप कर रहा है। ट्रुथ सोशल की एक पोस्ट में ट्रंप ने सुझाव दिया कि वॉशिंगटन द्वारा इजरायल को दी जा रही अरबों डॉलर की सैन्य सहायता को देखते हुए वो इसके लिए तैयार नहीं है। उत्तरी वेनेजुएला में इस सप्ताह भारी बारिश के कारण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और नदियां उफान पर हैं, जिसमें मेरिडा राज्य में लगभग 103 घर नष्ट हो गए हैं। पाकिस्तान में सुबह करीब 4 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी हिस्सा था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.2 दर्ज की गई। वहीं इसकी गहराई धरती के नीचे 150 किलोमीटर दर्ज की गई। फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इजरायल के साथ संघर्ष में मारे गए लोगों को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग जमा हुए। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए एक पोस्ट में कहा कि एक बार फिर ईरान की जनता ने दुनिया के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायल द्वारा मारे गए सैन्य कमांडर, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और महिलाओं और बच्चों के सम्मान में ईरान की सड़कों पर हुजूम उमड़ा। उन्होंने लिखा कि हर शहीद की जगह लेने के लिए 100 और लोग तैयार खड़े हैं। शक्तिशाली ईरान उन सभी का विरोध करेगा जो हमारे भाग्य का फैसला करने का प्रयास करेंगे। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में कल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के दौरान दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के खिलाफ शीघ्र संसदीय चुनाव की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम चुनाव चाहते हैं और इसके नारे लगाए। दूसरी ओर वुसिक के सैकड़ों वफादार महीनों से राजधानी में उनके मुख्यालय के सामने मानव ढाल बनाए हुए डेरा डाले हुए हैं। अमेरिका ने ईरान में IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी देने की मांग अस्वीकार कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि इसकी निंदा की जानी चाहिए। मार्को रूबियो ने कहा कि हम ईरान में IAEA के महत्वपूर्ण सत्यापन और निगरानी प्रयासों का समर्थन करते हैं और महानिदेशक और IAEA की उनके समर्पण और व्यावसायिकता की सराहना करते हैं। हम ईरान से IAEA कर्मियों की सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने का आह्वान करते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ के कारण हाहाकार मचा है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण पिछले 48 घंटों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। भारत के आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा आज US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल खेलेंगे। आयुष शेट्टी ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई के कुआन लिन को मात दी थी। वहीं तन्वी शर्मा ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के लित्शाना को हराया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के दौरे पर जीत के साथ शुरुआत की। नॉटिंघम में खेले गए सीरीज के पहले T20 मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 97 रनों से हरा दिया। भारत के लिए कप्तान स्मृति मंधाना ने 112 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रीलंका ने बांग्लादेश को कोलंबो टेस्ट में पारी और 78 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। तमिलनाडु में होने वाले हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 के ड्रॉ की घोषणा हो गई है। पहली बार 24 टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। मेजबान भारत को पूल बी में पाकिस्तान, चिली और स्विट्जरलैंड के साथ रखा गया है। जूनियर विश्व कप का आयोजन चेन्नई और मदुरई में 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा एक बार फिर से नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बन गए हैं। नीरज ने ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका की जेसिका पेगुला ने बैंड होमवर्क ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। पेगुला ने फाइनल मुकाबले में पोलैंड की ईगा स्वांतक की शिकस्त दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ब्रेंटफोर्ड ने ब्रायन एम्ब्रूमो को खरीदने के लिए 62.5 मिलियन पाउंड की बढ़ाई हुई बोली लगाई थी। हालांकि ब्रेंटफोर्ड ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। यूरो 2025 की शुरुआत में स्पेन की मिडफील्डर एताना बोनमाती को वायरल मेनिंजाइटिस के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 27 वर्षीय बोनमाती पिछले 2 वर्षों से
बलो डी ओर की विजेता है। टियर 2 रेलीगेट होने के बावजूद लियों की अगली सीजन के लिए लीग 1 में शामिल किया गया है। लियों को खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण रेलीगेट किया गया था। प्रीमियर लीग चैंपियंस लिवरपूल ने प्रेस्टन नॉर्थ एंड के गोलकीपर फ्रेडी वुडमैन को फ्री ट्रांसफर में साइन किया है। वुडमैन ने पिछले सीजन में प्रेस्टन के लिए 44 मैच खेले थे। दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच बुलावाओ में पहला टेस्ट मैच शनिवार को शुरू हुआ। पहले दिन की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका ने 9 विकेट पर 418 रन बनाए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत को प्रतिष्ठित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण बताया है। और 23वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में होगा। तो एक्सप्रेस 100 के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।